हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, न्यूज़पेपर थ्रू प्री मिक्स के अंदर हम न्यूज़पेपर को अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे और साथ साथ में एमसीक्यू करेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आए हुए। और इससे पहले दोस्तों एक और बात है कि बहुत से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ के लिए कोर्स है हमारा जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़, इसका एक कंबाइन कोर्स है। इसके अलावा जीएस के लिए अलग से भी कोर्स है, और किसी को लगता है बाकी हो गया तो करंट अफेयर के लिए भी हमारा यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बंदरबास, कराची, ग्वादोर, दैन, कांदला, चाबार। तो ये डिफरेंट पोर्ट है जो न्यूज़ के अंदर रहते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर यूपीएससी में देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में इतने पोर्ट मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, हो सकता है यूपीएससी 4 दे 5 दे, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है कि ताकि आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ मिल जाए। जो मर्जी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछे, लोकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 621345, 62614351, 1264352, 16435। तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम में भी टाइम लगता है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे है 216435। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो सारे पोर्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये है बंदरबास नंबर 1, ठीक है दोस्तों। बंदरबास का है दोस्तों ये नंबर 2। उसके बाद आ जाता है अपना चाबार पोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है अपना 4 नंबर जो है, ये आता है दोस्तों ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे चाइना इसको डेवलप कर रहा है, तो इंडिया यहाँ पे इंटरेस्टेड है चाबार पोर्ट के अंदर। 5 नंबर पे दोस्तों अपना कौन सा बचा, कराची आ गया। उसके बाद 6 नंबर पे कांदला पोर्ट। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे न्यूज़ है सेंट्रल एशिया मीट फॉर्म अफगान ग्रुप। रिसेंटली सेंट्रल एशिया मीट हुई। जैसा कि आपको पता है कि आपने एडिटोरियल में पढ़ा होगा, अफगानिस्तान एक बड़ा कंसर्न है, तालिबान है यहाँ पे, पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है ना, तो वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि तालिबान का यूज़ करके जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इन्वेड कर सके। अब यहाँ पे पीस हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनको इन्वॉल्व किया रिसेंटली प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ पे और कौन कौन आया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये एक तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू यूपीएससी के अंदर कि भाई रिसेंटली जो मीट हुई थी उसके अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आ जाएगा ऑप्शन के अंदर। अफगानिस्तान तो डेफिनेटली ऑप्शन के अंदर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कंसर्न बोला उन्होंने, अफगानिस्तान की पीस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नॉर्मल कहीं पे मीट होती है कि हम ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करेंगे, फिर हम टेररिज्म को कम करेंगे, वो बाकी सारा फॉर्मेट सेम ही होता है, बस 2 लाइनें ऊपर चेंज करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रपोज किया गया प्रधानमंत्री द्वारा बाई एनुअल समिट, एनुअल मीटिंग ऑन फॉरेन ट्रेड कल्चर मिनिस्ट्रीज, है ना, उसके ऊपर बात हुई। सेंट्रल एशिया सेंटर बनाने की बात हुई न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे चाबार पोर्ट की बात हुई और INSTC के बारे में भी बात हुई। तो चाबार पोर्ट जो है यहाँ पे अगर हमने देख ही लिया है, यहाँ पे लोकेशन है, ये ग्वादार पोर्ट है। चाइना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसको डेवलप कर रहा है, तो इंडिया ने यहाँ पे, पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि चाबार पोर्ट से हम सीधा अफगानिस्तान के अंदर चले जाएं, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें। अब ये इंडियन ओशन, तो यहाँ पे ट्रेड इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, है ना, इस रीजन के अंदर ये जाएगा। और इसको बाद में हम कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। INST जो है ना, यहाँ पे किया है कि जैसे नॉर्मल अगर मान लीजिए आपने सेंट्रल एशिया, जैसे सपोज करो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सेंट पीटर्सबर्ग जाना है आपने मुंबई से, तो कौन कौन सी वाटर बॉडी आप क्रॉस करके जाओगे, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। यहाँ से जाओगे आप मेडिटेरियन, नॉर्थ सी, देन बाल्टिक सी, और यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये है पुराना रास्ता। हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस रीजन से हम सीधा जाएं। ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सी कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इससे हमारा सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। वहाँ पे भी गैसेस से लेके, है ना, इंपॉर्टेंट जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, उसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए हम ये टैप भी करना चाहते हैं। और इंडिया का ट्रेड जो है वो ऊपर भी जाएगा, शॉर्ट रास्ता है, तो अच्छा मजा आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD के बारे में। IMD बहुत सी डेफिनेशंस देता है, इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर यूपीएससी ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछ लेती है। हीट वेव क्या है, ये हमने पास्ट के अंदर लास्ट ईयर जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मैं वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एक एक की डेफिनेशन, वो भी आपको मैं डेट बता दूंगा। 2 टॉपिक और हैं जिनकी मैं आपको डेट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगा वो फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे डिटेल में आराम से समझाया हुआ है।
यहाँ पे पहला कहता है इट रिकॉर्ड्स अ कोल्ड वेव व्हेन मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एट वेदर स्टेशन इन प्लेन। सेकंड कहता है कोल्ड डे क्या है, कोल्ड डे एज वन इन विच मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है नॉर्मल टेम्परेचर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फॉर एवरी 5 डेज बाय टेकिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ दीज डेज ओवर पास्ट 30 ईयर। तो कौन सी सही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे आप हमने ध्यान क्या रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा जब आप पढ़ते हो तो कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, वही आप रख लोगे तो काफ़ी है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। यहाँ पे कोल्ड वेव की, क्योंकि कोल्ड वेव अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेके, तो यहाँ पे कोल्ड वेव कब है, मिनिमम टेम्परेचर इक्वल लेस देन 10 डिग्री। पहली बात आपने ये याद रखना है, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे 4 से 4.5 से 6.4 डिग्री कम टेम्परेचर हो जाए, ये ठीक है फॉर दैट पीरियड। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हिली रीजन के लिए, ये तो प्लेन का हो गया, हिली रीजन के लिए आपको क्या याद रखना है, लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 4.5 टू 6.4 डिग्री बिलो नॉर्मल। अब यूपीएससी क्या करती है, जहां प्लेन है वहां पे हिली डाल देगी, जहां पे हिली है वहां पे प्लेन डाल देगी, ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने जो स्टेटमेंट में पढ़ा वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और है जो हम चीज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि बहुत से कोल्डर डेज हैं इस टाइम के ऊपर, कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया गया है जो आप मेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। दिसंबर 2020 मैक्सिमम टेम्परेचर अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया परसिस्टेंटली रिमेन बिलो नॉर्मल। तो जो नॉर्मल हमें देखने को लगता था उससे कम ही टेम्परेचर। आईएमडी ने कोल्ड डे कैसे डिफाइन किया है, एज वन इन विच मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। नो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट। कोल्डर डेज, जैसे मान लीजिए कोल्ड डेज है ना, आपके ये वाले क्लाउड वगैरह एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, तो क्लाउड वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से नीचे हीट नहीं आ पाती, और रात को क्या जो हीट रिलीज होती है उसको ये ट्रैप कर देते हैं। तो नॉर्मली जो कोल्डर डेज के अंदर जो नाइट्स हैं वो वार्मर हमें देखने को मिलती हैं। दिल्ली के अंदर बताया गया, ये डेटा दिया गया 8 डेज, जनवरी 25 तक 8 डेज यहाँ पे कोल्ड डे देखने को मिले। पास्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, 2015 के अंदर। तो अभी लास्ट में देखते हैं क्या इसके अंदर रिजल्ट आता है। रीज़न क्या बोला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सी कोल्ड वेव्स भी चल रही हैं, और बहुत लो टेम्परेचर, जैसे महाराष्ट्र से लेके रेनफॉल तमिलनाडु जब वो वापस जाएगी उस टाइम के ऊपर भी हमें देखने को ये मिल सकती है। इसके अलावा ये वही चीज़ है, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ मनोरंजन के लिए, इसके अलावा यहाँ पे प्री के लिए नहीं है। एक बार आपने देखना है, तो अगर आपको किसी को होता है कि मैं डेटा पूरा नोट करूँ तो वो कर सकता है, एग्जाम में फ़ायदा नहीं होगा इसका। ठीक है, कोल्ड स्पेल नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर हिमाचल से लेके पंजाब हरियाणा यहाँ पे देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें, इवन जो लो लाइंग क्लाउड्स हैं जो मॉइस्चर काफ़ी गेन करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर, ये भी यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बना रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बोली गई कि जो फॉग है वो लेस फॉगी देखा गया। लेस फॉगी मतलब कोल्ड क्लियर स्काई होना चाहिए नाइट के अंदर, है ना, नाइट के अंदर होना चाहिए लो टेम्परेचर, तो वो फॉगी कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कंडीशंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनयूजुअल डस्ट स्टॉर्म भी आए हैं इस रीजन के अंदर। तो पहली बात है कि प्री के लिए हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, फॉग की क्या कंडीशंस है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है जो डेफिनेशंस है, आईएमडी ने डेफिनेशन दी, सीधा ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ये ध्यान से देख ली तो आप एग्जाम के अंदर मेंस में भी अपने आप को देखोगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर सीन इन न्यूज विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। They give recommendation to authorities concerned after examining the complaint related to any contract. They are nominees of Central Vigilance Commission. It is mandatory for IEM to submit a report directly to Civil Vigilance Officer. One only, 1, 2, 2, 3, all of the above. Again, थोड़ा सा ये भी टेक्निकल एंगल से क्वेश्चन देखें तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि देखो यूपीएससी के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, मैं सिंपल जो क्वेश्चन है उनको साइड पे कर रहा हूँ, दूसरे जो मीडियम से डिफिकल्ट लेवल, एक होते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, दूसरे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ पूछ ली, मतलब जो हमने न्यूज़ में नहीं पढ़ी, हमने वो इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर है उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। ये उसी कैटेगरी से क्वेश्चन है दोस्त, सीधा सीधा ये, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है 1 और 2। ओके,
यहाँ पे बात करते हैं कि देखो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करती है, कोई बिडर है ना, कोई एक बिडर है, उसके बाद एक बायर है, उन दोनों के अंदर एक इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर करप्शन हो जाए, है ना, तो फिर कौन देखेगा? तो इसके लिए बनाए गए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ठीक है। इनका जो क्राइटेरिया है कौन कौन हो सकता है कौन कौन नहीं, वो मॉडिफाई रिसेंटली किया है सीवीसी ने। इंटीग्रिटी एग्रीमेंट क्या है? दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर कोई करप्शन करता है तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। आईईएम क्या है? एक तो इसका काम क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट वगैरह होती है तो ये हायर ऑर्डर को वहाँ पे कंप्लेंट करेगा कि भाई ये वाला चीज़ हुई है, उनके मतलब आगे रखेगा कि यहाँ पे दिक्कत हुई है, यहाँ किसी ने कोई गड़बड़ की है, वो सारा काम रखेगा। लेकिन ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सीबीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर या सीवीसी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये काम हुआ उसके जो हायर अथॉरिटी है उसको डायरेक्टली ये प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही मैंडेटरी है, किसी को भी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। और इरेगुलेटरी हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन को कम करने की कोशिश ये करते हैं। ओके, इनके रूल जो मॉडिफिकेशन किए हैं, तो एम्पैनलमेंट में कौन कौन आ सकता है दोस्तों? एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट के ऊपर हो, या फिर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी जो शेड्यूल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसके बाद इक्विवेलेंट या हायर एडिशनल सेक्रेटरी, सीएमडी, एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक वगैरह के, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसके अलावा आर्म्ड ऑफिसर, है ना, जिसका पे स्केल इक्विवेलेंट हो या एडिशनल सेक्रेटरी से ज़्यादा हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन बन सकता है। अब यूपीएससी पूछेगी कि इसका जो है वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से बन सकता है या इस मिनिस्ट्री से, ये वो, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो एम्पैनलमेंट है वो ब्रॉडर है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग बैचेस। यूएस वीजाज इशूड फॉर H1B वीज़ा किसके लिए? स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम। H2B वीज़ा किसके लिए? इशूड फॉर सीजनल वर्कर्स। देन W वीज़ा एंटरप्रेन्योर विद एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन स्टार्टअप एंटिटी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 ऑल ऑफ दो। मैंने आपको बताया हुआ है पहले, जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ से नहीं होता, क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ से होता है। तो आपको यूपीएससी के अंदर ध्यान रखना है, जैसे ये वाले ऑप्शन जो होते हैं दो है ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे आपको पता है अगर आपने एक जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आइडेंटिफाई कर ली तो आपका आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रेफर कर सकते हो जिस टाइम के ऊपर आप के माइंड में है कि यार कम हुए अटेम्प्ट करना तो है, तो यहाँ पे इसके ऊपर आप चांस ले सकते हो, यहाँ पे करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना करेक्ट है 2 and 3 ओनली। ओके, अमेरिकाज कॉम्पिटिशन एक्ट 2022। रिसेंटली दोस्तों देखो अमेरिका क्या करता है कि ब्रेन ट्रेन करता है, दुनिया से अच्छे अच्छे जो हाई स्किल्ड लोग हैं उनको बुलाता है, अलग अलग टाइप के वीज़ा वो बनाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। अगर उसको लगता है जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, नए स्टार्टअप करने हैं, तो उन लोगों को वीज़ा देगा जो इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तो इसीलिए ये एक्ट लेके आए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी पूछेगी कि कंपटीशन एक्ट जो न्यूज़ में था ये किससे रिलेटेड है, पहली बात। दूसरा टाइप क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने एक्ट पास किया है। 2 टाइप के सिंपल। तीसरा जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वो जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर करवा दिया। यहाँ पे क्या है, मेक सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अपनी जो इनोवेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, मोटा मोटा डिटेल में इसमें नहीं जाना कि ये हमारी कंट्री का तो है नहीं, तो सिर्फ उसका बेसिक एम क्या है वो हमने समझना है। तो उसके लिए बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया और नई कैटेगरी क्रिएट किया, W क्लासिफिकेशन, जो नॉन इमिग्रेंट है, जो टेम्परेरी स्टे के लिए, नॉन इमिग्रेंट होते हैं टेम्परेरी स्टे के लिए, इमिग्रेंट जो परमानेंट के लिए, ठीक है जी। टेम्परेरी स्टे एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड है उनके लिए, तो इंडिया को भी यहाँ पे एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। अब यहाँ पे ये तो हो गया करंट का, थोड़ा सा बेसिक के अंदर देखते हैं। H1B वीज़ा स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, H2B वीज़ा सीजनल वर्कर के लिए, H4 वीज़ा जो डिपेंडेंट है, H1B वीज़ा जिसको मिलता है उसकी जो फैमिली वगैरह डिपेंडेंट है उनके लिए, ठीक है। L1 वीज़ा कंपनीज टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर टू US फॉर पीरियड अप टू 7 ईयर। J1 वीज़ा स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम। तो आपको ये डिटेल नहीं जाना, आपको ये देखना है कि ये स्किल्ड है, ठीक है, ये सीजनल वर्कर है, ये डिपेंडेंट के लिए है, ठीक है, तो ये हाईली स्किल्ड जो कंपनी वगैरह करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर, बस इतना ही थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये न्यूज़ में है, H1B भी न्यूज़ में रहता है, W नया क्रिएट किया तो वो भी न्यूज़ में है ना। 5th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है।
Species richness is always same for two species communities with same number of species. Species evenness is always same for two community with same number of species. Species diversity is always same for two community with same number of species. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर लग रहा है, ये वाला पोर्शन सभी का सेम है, ठीक है। अब यूपीएससी करती क्या है, यूपीएससी क्या करती है कि भाई जब यहाँ पे मान लीजिए नन ऑफ द अबव होता, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कंटेंशन का इशू था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है, आपको एक तो पिक करना पड़ेगा। तो एक कौन सा जो बेस्ट यहाँ पे सूट करेगा वो आपको पिक करना पड़ेगा, और वो पिक करते हैं हम, तो वो आता है दोस्तों अपना नंबर 1, ठीक है जी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये न्यूज़ में क्यों है। देखो एक न्यूज़ आई है, केरला गेट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया। यूपीएससी 2 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगी, एक तो पूछेगी ये वाला केरला गेट्स फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड के एटलस किसने, कौन सी स्टेट है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही चिंदी चोर टाइप क्वेश्चन होता है, यूपीएससी कभी पूछती कभी नहीं पूछती, इसके बेस के ऊपर इतनी वो नहीं होता है ना, कि फोकस नहीं जाता सीधा क्वेश्चन। एक तो ये, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि जो हमने पूछा है, जो बहुत ही एक बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे केरला बर्ड एटलस जो प्रिपेयर किया गया, ठीक है, सर्वे हेल्ड ट्वाइस ओवर 60 डेज ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको चाहता हूँ कि अगर कोई केरला वगैरह से बिलोंग करता है वो कर सकता है, दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, इसकी जो थोड़ी सी फाइंडिंग्स है वो देख लेते हैं। स्पीसीज काउंट वाज हायर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है। स्पीसी रिचनेस एंड इवननेस, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है। हायर इन नदर्न एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। मोस्ट एंडेमिक स्पीसीज वर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट, तो ये कुछ यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट की कंटेक्स्ट के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 2 कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट स्पीसीज हैं ट्री की। अगर आप देखोगे ये वाला ट्री अलग है, 1 नंबर, 2 से 3 वाला 4 से अलग है। अब इनके अंदर मैं अगर नंबर काउंट करूं, ठीक है, सो यहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं, 4। यहाँ पे भी 4 टाइप ट्री हैं, यहाँ पे भी 4 स्पीसीज हैं। तो ये कम्युनिटी 1 के अंदर 4 स्पीसीज हैं, 4 नंबर है इस स्पीसीज का। अगर आप एक नंबर को देखोगे 1 2 3 4, इनका नंबर 4 है। 2 को देखोगे 1 2 3 4, इसका भी 4 है। 3 का भी इसी तरह 1 2 3 4 4 है। 4 का भी 1 2 3 4, इसका भी 4 है। तो हर एक का 4-4, तो मतलब 16 नंबर ऑफ ट्रीज हैं, इसके अंदर 4 स्पीसीज हैं और हर एक का 4-4 नंबर है, मतलब यहाँ पे 20-25%। कम्युनिटी 2 जो है, इसके अंदर जो 1 नंबर है उसके अंदर सिर्फ एक ही ट्री है, तो स्पीसीज 1 जो है उसका नंबर 1 है। कम्युनिटी 2 के अंदर जो नंबर 2 ट्री है ये 1 और 2, जिसके 2 हैं सिर्फ। 3 जो है, ठीक है, ये वाली, इसके हैं 11। 4 जो है उसके हैं 2। तो यहाँ पे कम्युनिटी 2 के अंदर हमने क्या देखा कि जो स्पीसीज है वो तो 4 है, लेकिन ट्री, हर एक स्पीसीज के ट्री का नंबर अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमें समझ आ गया कि 2 कम्युनिटी हैं, दोनों के अंदर नंबर स्पीसीज का 4 ही है, लेकिन जो स्पीसीज के अंदर ट्रीज हैं वो पहले वाली के अंदर तो बराबर है, दूसरी वाली के अंदर जो स्पीसीज 3 है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये है स्पीसी रिचनेस। स्पीसी रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होते हैं उसको बोलते हैं स्पीसी रिचनेस। तो कम्युनिटी 1 के अंदर कितनी स्पीसीज हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। कम्युनिटी 2 के अंदर कितनी है, 4, 1 2 3 4। सो यहाँ पे जो स्पीसी रिचनेस है वो सेम आएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, कम्युनिटी 1 कम्युनिटी 2, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीसीज इवननेस, हाउ क्लोज नंबर ईच स्पीसीज इन अ कम्युनिटीज, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, आपको समझ आएगा। कम्युनिटी 1 के अंदर स्पीसीज 1 2 3 4 सारी बराबर है, 4 4 4 इक्वल। कम्युनिटी 2 जो है उसके अंदर क्या है, स्पीसीज 1 का 1 नंबर है, स्पीसीज 2 का 2 नंबर है, स्पीसीज 3 11 है, देन 4 है। तो इवननेस किसके अंदर है देखने को मिलेगी हमें, स्पीसीज इवननेस जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी स्पीसीज का नंबर जो है वो बराबर है, और इसके अंदर जो है वो स्पीसीज का नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो
इवननेस किसके अंदर ज़्यादा होगी, मोर इवननेस होगी, ठीक है, और इसके अंदर लेसर इवननेस होगी, स्पीसीज इवननेस। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड जो टॉपिक है अपना, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, ए के अंदर 4 स्पीसी हैं, बी के अंदर 4 स्पीसी हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है स्पीसीज रिचनेस प्लस स्पीसीज इवननेस। यहां पे रिचनेस क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज हमने पढ़ा, तो वो तो दोनों के अंदर बराबर है ना, लेकिन जब हम स्पीसीज इवननेस देखते हैं तो वो स्पीसीज इवननेस कम्युनिटी 1 के अंदर ज़्यादा है, तो इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम्युनिटी 1 के अंदर ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है जी। सो कम्युनिटी 1 जो है इट इज़ अ मोर डाइवर्स, ठीक है दोस्तों, एज कंपेयर टू कम्युनिटी 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना क्वेश्चन को पास दोबारा चलते हैं। स्पीसीज रिचनेस इज ऑलवेज सेम फॉर 2 कम्युनिटीज विद सेम नंबर। स्पीसीज रिचनेस क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ स्पीसीज बताता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्पीसीज इवननेस क्या ये सेम है, नहीं, हमने देखा कि भाई एक के अंदर ज़्यादा होगी, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन उसकी स्पीसीज इवननेस कम होगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी ये भी सेम नहीं होगी क्योंकि स्पीसीज इवननेस वहाँ पे सेम नहीं थी, तो हर टाइम ये सेम नहीं होगी। तो आंसर यहाँ पे मोस्ट जो एलिजिबल आंसर है वो है 1। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इसके लिए मैं इस तरह से समझाया क्योंकि भाई ये क्वेश्चन जो टॉपिक है थोड़ा सा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इस तरह से उसको समझाया, कोशिश की है, बाकी आप बताओगे। सो दिस इज ऑल। एक हाँ और बात है दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो है 1 मार्च को हमने की थी, उसको टॉपिक देख लेना। ला नीना एल नीनो वगैरह जो टॉपिक है ये है 4 मार्च को, 1 और 4 मार्च है जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर देखना अगर आपको कंसेप्ट के अंदर कोई इश्यूज है, अदरवाइज कोई देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अगर आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है फिर वहाँ पे कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो नोट्स है उसी को पढ़ो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।